हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है पूर्वी, उसके चैप्टर नंबर 1 द वेट दैट वोन हार्ट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को रीड तो हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो ज़रूर देखें, और उस रीडिंग वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कस इन पेयर्स पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वाई आर क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमर एंड वेट इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन। तो जैसा कि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था, ह्यूमर यानी कि हास्य, ठीक है, और वेट का मतलब क्या देखा था हमने, बुद्धि। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति में ये जो क्वालिटीज़ होती है, हास्य की यानी ह्यूमर की और बुद्धि यानी कि वेट, ये दो क्वालिटीज़ किसी व्यक्ति में होना क्यों ज़रूरी होता है, इन दोनों क्वालिटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके आंसर में हमने लिखा है ह्यूमर हेल्प्स अ पर्सन टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ईज इन कम्युनिकेशन। यानी कि जिस व्यक्ति में ये क्वालिटी होती है ह्यूमर की यानी कि हास्य की, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आसानी से अपने को एडजस्ट कर सकता है। टू कोप विद मतलब एडजस्ट कर लेना, सहयोग करना। यानी अगर आपके साथ कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई मुश्किल हालात है, तो उसमें भी आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं और उस माहौल में से ईजिली निकल सकते हैं अगर आपके अंदर ह्यूमर है, हास्य का स्वभाव है। और उसके अलावा अगर आपके अंदर हास्य का स्वभाव है तो देखिए क्या लिखा है, एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ईज इन कम्युनिकेशन। तो इससे आपके लिए दूसरों से बातचीत करना ईजी हो जाता है। और अगर आपके अंदर ह्यूमर है, हास्य का स्वभाव है, तो जिससे आप बातचीत करते हैं उसको भी अच्छा लगता है आपसे बातचीत करने में। तो दो चीज़ें हमने देखी, अगर आपके अंदर ह्यूमर है तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और किसी के साथ कम्युनिकेशन करना आपके लिए ईजी हो जाता है। अब देखते हैं विट के बारे में यानी बुद्धि के बारे में। देखिए, विट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आपके अंदर जो बुद्धिमानी होती है, अगर किसी व्यक्ति में बुद्धिमानी है तो उस बुद्धिमानी की इंपॉर्टेंस क्या है, उस बुद्धिमानी की इंपॉर्टेंस ये है, यानी कि विट की इंपॉर्टेंस ये है कि उससे आपको कम्युनिकेशन करना ईजी हो जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे से बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। सोशल इंटरेक्शन, लोगों से मेल मिलाप, क्या समझाना है, क्या समझना है, लोगों से मेल मिलाप, सोशल इंटरेक्शन एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ईजी हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके अंदर वेट यानी बुद्धिमानी है तो इसके लिए क्या लिखा है, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स। यानी कि जो पुराने समय में जो ये राजा और रानी होते थे, ये अपने दरबारियों में बुद्धिमान लोगों को क्यों रखना ये पसंद करते थे, इनको क्या फ़ायदा होता था बुद्धिमान लोगों को अपने दरबार में अपने मंत्री वगैरह बनाकर या अपने आसपास रखने से। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा, किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स बिकॉज अ विटी पर्सन कैन बिकम अ गुड एडवाइज़र एंड कैन हेल्प इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब हम इसको ज़रा दोबारा पढ़ते हैं और एक एक चीज़ को हिंदी में समझते हैं। किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल, यानी कि राजा और रानी जो हुआ करते थे वो समझदार लोगों को, बुद्धिमान लोगों को अपने दरबार में रखा करते थे। अमंग देयर कोर्टियर्स बिकॉज अ विटी पर्सन कैन बिकम अ गुड एडवाइज़र, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक अच्छा सलाहकार बन सकता है, वो राजा और रानी को अच्छी सलाह दे सकता है। एंड कैन हेल्प इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, और मुश्किल परिस्थितियों में एक बुद्धिमान दरबारी, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिमान एडवाइज़र अपने राजा या अपनी रानी को एक अच्छी सलाह दे सकता है और उस मुश्किल परिस्थिति में से निकलना कैसे है ये बता सकता है। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से जो राजा और रानी हुआ करते थे वो अपने दरबारियों में बुद्धिमान लोगों को जगह दिया करते थे, ताकि मुश्किल समय में, मुश्किल परिस्थितियों में वो उनको अच्छी सलाह दे सके और उन मुश्किल परिस्थितियों में से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल व्हाट अप्रोच वुड यू टेक। यानी अगर दो लोग हैं और दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है, दोनों किसी बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं और आपको इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, कैसे आप उन दोनों के बीच में सुलह कराएंगे। तो इसके आंसर में हमने लिखा, आई वुड एनकरेज काम कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो मैं उनको प्रोत्साहित करूँगा कि वो आराम से बात करें, कोई गुस्सा ना करे, काम कम्युनिकेशन यानी कि शांति से बात करें। लिसन टू बोथ साइड्स केयरफुली, फिर मैं दोनों की बात को ध्यान से सुनता।
एंड वर्किंग टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई बोथ पीपल। फिर मैं उन दोनों के साथ मिलकर कोई ऐसा सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करता जिससे कि दोनों सेटिस्फाई होते, यानी हम तीनों बैठते, मैं उन दोनों के साथ मिलकर बातचीत करता और कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता जो दोनों को एग्री, जो दोनों के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री होता कि हाँ हम इस सोल्यूशन पर एग्री होते हैं। मैं ये तरीका अपनाता। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम, हाउ वॉज इट रिजॉल्व। क्या आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में आए हैं जब एक स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई बड़ी परेशानी हो गई हो और फिर उस परेशानी को रिजॉल्व कैसे किया गया, उसका हल कैसे निकाला गया। तो इसके आंसर में हमने एक इमेजिनरी सिचुएशन लिखी है। आप अगर कोई और सिचुएशन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ये है, वन ऑफ माई क्लासमेट्स हुज नेम वॉज अमित, यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त था, मतलब क्लासमेट मतलब जो आपकी क्लास में होते हैं, वो उसका नाम था अमित। लॉस्ट हिज ₹50, उसके 50 रुपये खो गए क्लास में। ही ब्लेम्ड अनदर क्लासमेट फॉर दिस, उसने क्लास के ही किसी दूसरे बच्चे पर इसका ब्लेम लगाया, उसको लगा कि इसने मेरे पैसे लिए हैं। बट द अदर बॉयज सेड, लेकिन दूसरे लड़के ने कहा जिस पर कि आरोप लगा था, दैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मनी, उसने कहा कि मुझे तो इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। आई लिसन बोथ ऑफ देम केयरफुली, मैंने दोनों की बात को ध्यान से सुना। एंड एडवाइज्ड अमित जिसके कि पैसे खो गए थे, उसको मैंने एडवाइस दिया तो चेक केयरफुली हिज बैग अगेन, मैंने उसको कहा कि अपने बैग को एक बार दोबारा अच्छे से चेक करो, हो सकता है कि तुम्हारे बैग में हो और शायद तुमने ठीक से चेक ना किया हो, तो अच्छे से चेक करो। When he checked his bag again, जब उसने अपने बैग को फिर से चेक किया, he found his money inside a book, तब उसको एक बुक के अंदर ही वो पैसे उसके मिल गए। Then he apologized for his mistake, फिर उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। That is how the misunderstanding was resolved, और इस तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इसको हमने हल कर लिया। अब हम आते हैं पेज नंबर 7 पे, लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 7 पर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर टोटल 5 स्टेटमेंट्स दी गई है इसी चैप्टर से रिलेटेड, और हमें वो फॉल्स स्टेटमेंट दी गई हैं, यानी गलत स्टेटमेंट लिखी गई हैं, और हमें इन स्टेटमेंट्स को रेक्टिफाई करना है, यानी कि हमें इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके, सही करके लिखना है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा, हमें इसे सही करना है। द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम, यानी कि जो क्वीन थी उसने राजा की इंसल्ट की थी उसकी पोएम की क्वालिटी के अगेंस्ट बोलकर। ये स्टेटमेंट में लिखा गया, जो कि गलत है। हम जानते हैं कि क्वीन ने राजा की इंसल्ट नहीं की थी, बल्कि क्वीन को तो उबासी आ गई थी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। तो इसको सही, इस स्टेटमेंट को सही करके लिखते हैं। द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, रानी ने राजा की इंसल्ट नहीं की थी। शी यॉर्न, उसको तो उबासी आ गई थी, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। बट शी हैड नो इंटेंशन टू इंसल्ट द किंग, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो राजा की इंसल्ट करे। तो यहाँ पर ये जो गलत स्टेटमेंट दी गई थी हमें, ये वाली, हमने इसको ठीक करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद आते हैं अगली स्टेटमेंट पे, जो कि गलत है, इसको भी ठीक करना है। तेनालीरामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन। जैसा कि चैप्टर में हमने देखा था कि तेनालीरामा के पास आई थी क्वीन ने कहा था ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तुम कुछ करो। तो स्टेटमेंट अब ये दी गई है कि तेनालीरामा तुरंत राजा के पास गया और उसने राजा को मनाया कि वो जाकर रानी से बातचीत करे, लेकिन हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि तेनालीरामा ने तो क्वीन से ये कहा था कि आप वेट कीजिए, मुझे प्लान तैयार करना होगा, मुझे एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगा। वो तुरंत नहीं गया था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, यानी कि इस स्टेटमेंट को सही करते हुए लिखेंगे, तेनालीरामा डिड नॉट इमीडिएटली गो टू द किंग। तेनालीरामा एकदम से, यानी तुरंत राजा के पास नहीं गया था। ही टुक हिज टाइम, उसने अपना समय लिया। मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया, कि योजना बनाई। एंड मेड द किंग रियलाइज, और उसने फिर राजा को बाद में ये एहसास दिलाया, पूरी योजना बनाकर अपने तरीके से उसने समय लिया, और बाद में समय आने पर उसने राजा को ये एहसास दिलाया दैट इट वॉज नॉट क्वींस फॉल्ट, कि ये रानी की गलती नहीं थी। तो उसने समय लिया था, वो तुरंत नहीं गया था। तो इस स्टेटमेंट को भी हमने सही करके लिख दिया है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमें इसको रेक्टिफाई करना है, सही करके लिखना है। द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेस्ड हिज लिटरेरी टैलेंट, यानी कि जो दरबारी थे
उन्होंने राजा की जो कविता थी, राजा की जो पोयम थी उसकी प्रशंसा की थी और राजा के जो साहित्य लिखने का जो टैलेंट था, लिटरेरी टैलेंट, यानी राजा जो लिखा करता था उसकी भी उन्होंने तारीफ़ की थी। देखिए प्रेस्ड का मतलब तारीफ़, एडमायर्ड का मतलब तारीफ़। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने चैप्टर रीड करते वक्त देखा था कि जब राजा अपनी पोयम सुनाने की कोशिश कर रहा था अपने कोर्टियर्स को यानी कि दरबारियों को, तो वो तो उसको इग्नोर करके जाने की सोच रहे थे। उन्होंने कोई तारीफ़ नहीं करी थी उसके लिटरेरी टैलेंट की, उसके लिखने की जो टैलेंट है उसकी। तो इसको सही करके लिखते हैं हम। व्हेन द किंग ट्राइड टू रिसाइट हिज पोयम टू द कोर्टियर्स, यानी जब राजा ने अपनी पोएम सुनाने की कोशिश करी, रिसाइट मतलब सुनाने की कोशिश करी अपने दरबारियों को, दे अवॉइडेड द किंग, उन्होंने किंग को अवॉइड किया, एंड मेड एक्सक्यूजेज, और बहाने बनाए और वहाँ से जाने की कोशिश की, बचने की कोशिश की कि हम नहीं सुनना चाहते। दे डिड नॉट एडमायर द किंग्स पोएम, उन्होंने राजा की पोएम को एडमायर नहीं किया, उसकी प्रशंसा नहीं की। एंड प्रेस हिज लिटरेरी टैलेंट, और ना ही उसके राजा के लिटरेरी टैलेंट को उन्होंने कोई प्रेस किया, यानी ना तो राजा के पोएम की तारीफ़ करी ना राजा के लिटरेरी टैलेंट की तारीफ़ करी। तो इस गलत स्टेटमेंट को भी हमने सही करके लिख दिया है। अब इसके बाद आती है अगली स्टेटमेंट। अब ये फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसको भी ठीक करना है। द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन। ईगर मतलब उत्सुक, यानी कि जो दरबारी थे, राजा के जो मंत्री थे, दरबारी थे, वो बहुत ही उत्सुक थे तेनालीरामा के उस आइडिया को सुनने के लिए जो कि वो पैडी कल्टीवेशन के बारे में बताने आया था। तो जैसा कि हमने चैप्टर को रीड करते वक्त देखा था कि तेनालीरामा धान के कुछ पैडी सीड होते हैं ना, धान के बीज, वो लेकर आया था। तो चैप्टर की रीडिंग करते वक्त हमने देखा था कि जो मिनिस्टर्स थे, जो दरबारी थे, वो बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे तेनालीरामा के उस आइडिया को सुनने के लिए, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो बहुत उत्सुक थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको ठीक करके लिखते हैं। द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर नॉट ईगर, वो बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे टू हियर तेनालीरामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टीवेशन। तेनालीरामा जो पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती के बारे में जो आइडिया लेकर आया था, उसको सुनने के लिए राजा के जो दरबारी थे, मंत्री थे, बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। दे मेड फन ऑफ तेनालीरामाज आइडिया, बल्कि उन्होंने तो तेनालीरामा के आइडिया का मजाक बनाया था। अब आते हैं पांचवी स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसको भी ठीक करना है। द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कॉन्टिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन, यानी कि स्टेटमेंट ये कह रही है कि राजा को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं हुआ और वो रानी से गुस्सा ही रहा, नाराज़ ही रहा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हमने चैप्टर को रीड करते वक्त ये समझा था, ये देखा था कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो रानी के पास गया था और उसने रानी से क्षमा मांगी थी, माफ़ी मांगी थी। तो इसको सही करते हुए हम लिखते हैं द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड अपोलोजाइज टू द क्वीन, और उसने रानी से माफ़ी मांगी थी। अब हम देखते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि पेज नंबर 7, 8 और 9 पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको चैप्टर में से ही लेकर चैप्टर का ही एक एक्सट्रैक्ट, यानी चैप्टर का ही एक पार्ट दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, ऐसे 2 एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर। तो ये पहला एक्सट्रैक्ट है, यानी कि ये चैप्टर से लिया गया है ये पूरा एक्सट्रैक्ट, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमें आंसर करने हैं। फिर ऐसे ही फिर सेकंड एक एक्सट्रैक्ट होगा, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उस एक्सट्रैक्ट यानी चैप्टर के उस पार्ट से रिलेटेड फिर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके भी आंसर हमें देने हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया, ये चैप्टर से ही लिया गया है। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। ये बात किसने कही थी? जब हमने चैप्टर रीडिंग की थी तो उसमें देखा था कि रानी जब तेनालीरामा को अपनी प्रॉब्लम बताती है तब उसने ये बात कही थी कि राजा को लगा कि मैंने राजा के पोएम की डिसरिस्पेक्ट की है और वो वहाँ से चले गए। ये बातें कौन कह रही है? रानी ने कही थी। किसको कही थी? तेनालीरामा को बताई थी कि हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी, कि राजा को लगा कि मैंने राजा की पोएम की डिसरिस्पेक्ट की है और वो गुस्से में वहाँ से चले गए। सिंस देन, तब से, ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, तब से उन्होंने मुझसे बात नहीं की। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। एक्जेक्टली हुआ क्या था कि जब राजा पोएम सुना रहे थे रानी को, तो रानी को उबासी आ गई थी, क्योंकि रानी पूरे दिन काम करके बहुत थकी हुई थी। उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी रानी की कि वो डिसरिस्पेक्ट करे राजा के पोएम की, बस उनको नेचुरली जैसे उबासी आते उबासी आ गई और राजा को लगा ये मेरी पोएम की डिसरिस्पेक्ट कर रही है और वो वहाँ से चले गए थे गुस्से में। तो रानी कहती है अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं ऐसा नहीं करती, यानी मैं ऐसे थोड़ा अलर्ट रहती, उबासी नहीं रहती। हेल्प मी प्लीज़ रामा, रामा प्लीज़ मेरी मदद करो, ये रानी ने कहा। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, राजा को सिर्फ तुम ही समझा सकते हो कि ये मेरी गलती नहीं थी और मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। रामा नोडेड
thoughtfully. रामा ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया. If you like, अगर आप चाहती हैं, I will try my best to resolve this matter. अगर आप चाहती हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस समस्या को सुलझाने की, योर हाइनेस महारानी. बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच. लेकिन इसके लिए पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी. एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी. मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा ताकि मैं एक राइट स्ट्रेटजी, एक राइट तरीका कुछ सोच सकूं कि मैं राजा को कैसे समझाऊं. मुझे थोड़ा समय दीजिए. अब यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा है चैप्टर में से, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. यानी कि रानी को ये विश्वास क्यों था कि केवल तेनाली रामा ही राजा को समझा सकता है. तो इसके आंसर में हमने लिखा, द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. यानी कि रानी को विश्वास था कि केवल तेनाली रामा ही राजा को समझा सकता है, बिकॉज तेनाली रामा वॉज फेमस फॉर हिज क्विक वेट. क्योंकि तेनाली रामा अपनी तेज बुद्धि के लिए मशहूर था, फेमस था. एंड ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट. और राजा के दरबार में तेनाली रामा का एक खास स्थान था एज अ विटी एडवाइज़र, एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में. यानी कि वो बहुत फेमस था कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान सलाहकार है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है. इसलिए रानी को विश्वास था कि केवल तेनाली रामा ही राजा को समझा सकता है. अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में. व्हाट डज द क्वींस स्टेटमेंट. क्वीन ने ये स्टेटमेंट दी थी या ये कहा था, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे. अगर मुझे पता होता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं ऐसा नहीं करती. सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग. इससे रानी की क्या फीलिंग्स हमें पता चलती है. जब वो तेनाली रामा को ये बात कह रही थी कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं ऐसा नहीं होने देती, मैं ऐसा नहीं करती. तो इससे हमें क्या पता चलता है. 4 ऑप्शन है, ABCD करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. शी इज़ एंग्री एट द किंग फॉर ओवर रिएक्टिंग. क्या वो गुस्सा थी कि राजा ने ओवर रिएक्ट किया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी. शी रिग्रेट्स दी अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग. क्या उसको इस बात का अफसोस था कि बिना मतलब के बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि रानी की तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी राजा के इंसल्ट करने की, राजा की पोएम के इंसल्ट करने की. तो यही वो रीज़न है कि शी रिग्रेट्स दी अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग. उसको अफसोस था कि अनइंटेंडेड, बिना किसी मतलब के, बिना किसी इंटेंशन के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. तो यही इसका मतलब था. जब रानी ने ये वाली बात बोली कि अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती, तो यहाँ पर वो यही बात कहना चाह रही थी कि उसको यही चीज़ परेशान कर रही थी कि कोई बात ही नहीं है इतनी और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. फिर भी आगे के 2 ऑप्शन पढ़ रहते हैं, हालांकि सही ऑप्शन ऑप्शन बी है. शी बिलीव्स द पोएम वॉज नॉट वर्थ लिसनिंग टू. क्या रानी को ये लग रहा था कि जो राजा की पोएम है वो सुनने लायक नहीं है? ये भी सही नहीं है. शी इज़ वरीड दैट द किंग माइट पनिश हर. क्या रानी को ये डर था कि राजा उसको सजा देगा? ये भी नहीं है. तो सही ऑप्शन था ऑप्शन बी. तो यहाँ हमने लिखा भी है ऑप्शन बी आंसर में. शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग. ऑप्शन बी सही है कि उसको इस बात का अफसोस था कि बिना किसी बात के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. अब इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कहा गया देखिए. हाउ डज तेनाली रामाज रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स. यानी कि जब रानी ने तेनाली रामा से कहा कि राजा से बात करो, उन्हें समझाओ, तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था ना कि तेनाली रामा ने क्या कहा था यहाँ पे कि मुझे थोड़ा समय दीजिए. यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा था ना, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी तभी मैं बात कर पाऊँगा राजा से. तो यहाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि तेनाली रामाजन ने जो रिस्पॉन्स दिया रानी को, उससे उसकी बुद्धिमानी और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता है उसके बारे में कैसे पता चलता है. तो इसके आंसर में हमने लिखा, तेनाली रामाज रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम. तेनाली रामा ने रानी से जो कहा कि मुझे टाइम दीजिए, मुझे प्लान करना पड़ेगा पूरा, ये उसकी बुद्धिमानी को दिखाता है. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स यानी उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को दिखाता है. बिकॉज ही आस्क्ड द क्वीन टू टेक सम टाइम, क्योंकि उसने रानी से कुछ समय मांगा, टू मेक अ प्लान, ताकि वो एक योजना तैयार करे, एंड टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, और एक सही तरीके से एक राइट स्ट्रेटजी पता करे, एक सही तरीका पता करे ताकि वो राजा को समझा सके. तो उसने इसके लिए टाइम मांगा, जिससे पता चलता है वो बहुत ही बुद्धिमान था और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उसमें थी. और उसने किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई कि हाँ मैं अभी जाके बात करना हो. उसने सीधे सीधे बोल दिया मुझे थोड़ा समय लगेगा. ये उसकी बुद्धिमानी को दिखाता है. अब हम आते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिसको कंप्लीट करना है. ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें फिल करना है यहाँ पर. और इसके लिए हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ और टेक्स ग्रेट प्राइड. देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, वो भी हमें चेक करना. द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज़ सेंसिटिव. यानी राजा के रिएक्शन से पता चलता है, राजा नाराज़ हो गया था ना, राजा कविता सुनाने गया था रानी को उबासी आ गई, राजा को लगा मेरी इंसल्ट कर रही है ये. तो जो राजा था वो बहुत ही सेंसिटिव था, यानी कि जल्दी बुरा मान जाता था. एंड डैश
इन हिज एंड डैश इन हिज पोएट्री। अब यहाँ पर लिखा है इन हिज पोएट्री। अब डैश में हम क्या लिखे, यहाँ पर डैश में दो ऑप्शन है हमारे पास लिखने के लिए। हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ इन हिज पोएट्री, ऐसे पढ़ेंगे। देखिए अगर हम इसको लेते हैं हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ इन हिज पोएट्री, यानी उसको अपनी पोएट्री में बहुत विश्वास था, या फिर टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री, या उसको घमंड था, बहुत ही प्राइड फील कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था अपनी पोएट्री को लेकर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसके नेचर में थोड़ा प्राउड था। तो इसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा, टेक्स ग्रेट प्राइड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेक्स ग्रेट प्राइड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब जरा हम इसको पढ़ते हैं। अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव एंड टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री। राजा बहुत ही सेंसिटिव था और उसके अलावा उसको एक गर्व का अनुभव होता था अपनी पोएट्री को लेकर। अब ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये जब हम सेकंड एक्सट्रैक्ट में आएंगे ना, तो यहाँ पर वो इस बात को स्वीकार करता है। देखिए, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मेरे गर्व ने मुझे अंधा कर दिया। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है टेक्स ग्रेट प्राइड, यानी उसको बहुत गर्व था अपनी पोएट्री पे। तो जब रानी को उबासी आ गई तो उसको बहुत बुरा लगा। अब हम देखते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट, ये भी हमें चैप्टर में से दिया गया है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन्ड एक्सप्रेशन, यानी कि उस शाम राजा रानी के पास गया और बहुत ही नम्र स्वभाव के साथ गया। ये कब की बात है, जब राजा को ये एहसास हो गया था कि उसने गलती की है, तब वो रानी के पास जाता है और उसने कहा, थिरुमालंबाल ये रानी का नाम है। ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, बड़े नम्र आवाज़ में उसने रानी का नाम बुलाया और कहा, आई हैव बीन फुलिश, कि मैंने मूर्खता की है, मैंने गलती की है। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, अब मैं समझ गया हूँ कि मैंने ओवर रिएक्ट किया था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सॉरी, मैं अपने गर्व में अंधा हो गया था, मेरे को बहुत प्राइड फील हो रहा था, तुमने मेरी पोएम नहीं सुनी तो मुझे बुरा लगा, मैं अपने गर्व में अपने प्राइड में अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। अब क्वीन ने क्या कहा था वो भी देखते हैं। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, यानी कि रानी जो कब से इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी कि राजा आकर उससे बात करे, स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, वो मुस्कुराई और उसने राजा से क्या कहा था, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, यानी अगर आप चाहें तो अब हम इस झगड़े को यही ख़त्म करते हैं, भूल जाते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, और मैं आपकी पोएम सुनना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे अपनी पोएम सुनाएं। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर हमें एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया जो कि हमें कंप्लीट करना है। और ये सेंटेंस है, व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, जब राजा ने कहा कि मेरे प्राइड ने, मेरे गर्व ने मुझे अंधा कर दिया था, ही मीन्स दैट, तो उसका क्या मतलब था, यहाँ पर हमें ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ हिज प्राइड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट द क्वीन डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू इंसल्ट हिम, यानी कि उसने ऐसा इसलिए कहा, यानी ये जो उसने कहा लेट माई प्राइड ब्लाइंड में, इससे राजा का मतलब था कि अपने प्राइड की वजह से, गर्व की वजह से, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो ये समझ नहीं पाया दैट द क्वीन डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू इंसल्ट हिम, कि रानी की तो ऐसी कोई इंटेंशन, ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी कि वो राजा की इंसल्ट करे। ये बात राजा को उस टाइम समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो गर्व में अंधा हो गया था, उसको बहुत ज़्यादा प्राइड था, और जब वो रानी ने उबासी ली तो उसको बहुत बुरा लग गया। वो ये समझ ही नहीं पाया कि तो नेचुरली उसको उबासी आ गई थी, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो राजा की इंसल्ट करे। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में आप ये पूरा आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द क्वीन से, रानी ने ये बात क्यों कही, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, अगर आप चाहते हैं तो हम इस झगड़े को ख़त्म करते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं कि रानी ने ये क्यों कहा। द क्वीन सेज दिस बिकॉज, रानी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि शी वॉन्टेड टू एंड दिस क्वारल, क्योंकि वो चाहती थी कि ये जो लड़ाई झगड़ा है ये ख़त्म हो जाए, एंड लिव अ हैप्पी लाइफ विद हिज हस्बैंड, और वो अपने पति के साथ यानी कि राजा के साथ एक हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन जी सके और ये झगड़ा यही ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें, ये ब्लैंक स्पेस फिल करना है, और इसके लिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शन भी दिए गए हैं ब्रैकेट में। देखिए क्या है स्टेटमेंट, द किंग एक्नॉलेजेस दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट, यानी कि राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसका जो प्राइड था, उसका जो
गर्व था, उसकी वजह से उसकी जो जजमेंट थी उस पर एक मतलब वो जजमेंट पे क्राउडेड मतलब होता है कि उसके जजमेंट के ऊपर उसका प्राइड छा गया था और वो सही से जजमेंट नहीं ले पाया था उस टाइम पे, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि उसका गर्व उसके जजमेंट पे हावी हो गया था उस टाइम पे जब रानी को उबासी आ गई थी, जब राजा पोएम सुना रहा था। विच शोज, ये किस बात को दिखाता है? इंटेलिजेंस एंड करेज, राजा के इंटेलिजेंस और उसकी बहादुरी को, या मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस को? तो सही आंसर है मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ आप क्या लिखेंगे? मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। देखिए राजा ने आकर माफ़ी मांगी रानी से और रानी को बताया कि मेरा जो प्राइड था वो हावी हो गया था मेरी जजमेंट पे। इससे पता चलता है कि राजा में मैच्योरिटी थी, ठीक है, और सेल्फ अवेयरनेस भी थी, उसको पता था कि उससे क्या गलती हुई है। तो यहाँ सही आंसर है मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब इसी में फोर्थ पार्ट देखते हैं। स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक दैट द क्वींस रिस्पॉन्स टू द किंग्स अपॉलजी शोज अबाउट हर, यानी कि जब राजा ने माफ़ी मांगी रानी से और जो रानी ने रिस्पॉन्स किया कि वो मुस्कुराई और उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो अब हम इस झगड़े को यही ख़त्म कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इस बात से हमें रानी की, क्वीन की कौन सी क्वालिटी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है? तो इसके आंसर में हमने लिखा द क्वींस रिस्पॉन्स टू द किंग्स अपॉलजी, यानी राजा के माफ़ी मांगने पर क्वीन ने जो कहा, शोज दैट शी लव्स हर हस्बैंड, इससे पता चलता है कि वो अपने पति को यानी कि राजा को प्रेम करती थी। एंड कैन नॉट लिव विदाउट हिम, और वो उसके बिना नहीं रह पाती, जी नहीं पाती। और कितने दिनों तक राजा ने रानी से बात नहीं की थी और रानी कितनी दुखी थी। और जैसे ही राजा ने माफ़ी मांगी रानी ने तुरंत माफ़ कर दिया और उसने कहा कि चलो ख़त्म करते हैं। इससे पता चलता है कि वो बहुत प्रेम करती थी अपने पति से यानी कि राजा से और उसके बिना जी नहीं पाती। अब इसके बाद हमें दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हमें कुछ 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाई वॉज द विजयनगरा एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवा रायास रेन? रेन का मतलब हो गया राज्यकाल के, जितना समय कृष्णदेव राया ने राज किया उस समय को विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? तो इसके आंसर में हमने लिखा द विजयनगरा एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव रायाज रेन, यानी कि कृष्णदेव राया के राज्यकाल में ही विजयनगर एम्पायर को, उस राज्यकाल को जितना पीरियड उन्होंने राज किया उसको विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा कहा जाता है। बिकॉज आर्ट यानी कला, लिटरेचर, साहित्य एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि उनके राज्यकाल में ही कृष्णदेवराय के राज्यकाल में ही विजयनगर एम्पायर में आर्ट, उसके अलावा लिटरेचर और जो आर्किटेक्चर है वो बहुत फ्लरिश हुआ, बहुत फला फूला। इसीलिए कृष्णदेवराय के राज्यकाल को ही विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डिड तेनाली रामाकृष्णा गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट, यानी जो तेनाली रामा था जिसका पूरा नाम था तेनाली रामाकृष्णा, हमें यह बताना है कि तेनाली रामाकृष्णा का राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में एक स्पेशल प्लेस, एक खास स्थान कैसे बन गया? ठीक है, तो इसके आंसर में हमने लिखा तेनाली रामाकृष्णा गेन्ड अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, यानी कि अपनी तेज बुद्धि की वजह से और हास्य के लिए, क्योंकि कुछ मजाकिया तरीके से भी वो चीज़ों को करता था। तो अपनी क्विक विट यानी तेज बुद्धि के लिए और हास्य की वजह से जो तेनाली रामाकृष्णा था उसका राजा के दरबार में एक खास स्थान, एक स्पेशल प्लेस बन गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस, यानी कि राजा और रानी के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो ये झगड़ा हुआ, उसका पैलेस पर यानी कि राजमहल पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके आंसर में हमने लिखा द किंग डिड नॉट टॉक टू क्वीन फॉर वीक्स, यानी कि राजा ने कई हफ्तों तक रानी से बात नहीं की। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन, और अपनी इस निराशा में, फ्रस्ट्रेशन में, स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, राजा ने रानी के पास जाना ही छोड़ दिया। ठीक है, हिज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस, अब क्योंकि राजा वहाँ नहीं जा रहा था और राजा की ये जो एब्सेंस हुई, राजा के ना जाने की वजह से राजमहल के ऊपर एक सन्नाटा सा छा गया। शेडो मतलब एक दुख की छाया छा गई। एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स, और वो जो गलियारे, वो जो रास्ते से राजमहल के जो एक समय पर इतने खुशहाल रहते थे, लोग आते जाते थे, सीम्ड क्वाइट एंड लोनली, अब वहाँ पर एक सूनापन छा गया और एक अकेलापन छा गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What strategy did तेनाली रामा use to make the king realize his mistake, यानी राजा को उसकी गलती समझाने के लिए तेनाली रामा ने क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या तरीका अपनाया, अब ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा
तेनालीरामा ब्रॉट अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। ये सब हमने स्टोरी में पढ़ा था कि तेनालीरामा कुछ पैडी सीड्स यानी धान के कुछ बीज लेकर आया राजा के सामने। एंड सेड इफ़ दीज पैडी सीड्स आर सोन, उसने कहा था राजा से कि अगर ये वाले धान के बीज बोए जाते हैं, द यील्ड विल बी 3 टाइम्स ग्रेटर दैन द करंट रिजल्ट्स। तो आज के समय पर जो उत्पादन होता है जो पैडी का धान का, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा उत्पादन होगा। यील्ड मतलब उत्पादन, यानी 3 गुना ज़्यादा उत्पादन होगा अगर ये वाले पैडी सीड्स बोए जाते हैं। अब देखिए फिर राजा ने क्या कहा था। द किंग सेड दैट इट साउंड्स इलॉजिकल। राजा ने कहा कि ये तो बेकार की बात लग रही है। सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सोयल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। यानी कि राजा ने यह कहा था कि जो तुम बात कर रहे हो कि हमें 3 टाइम्स ग्रेटर यील्ड चाहिए पैडी की, तो उसके लिए तो हमें और कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें स्पेशल सोयल की ज़रूरत पड़ेगी, मैन्योर की, स्पेशल मैन्योर की ज़रूरत पड़ेगी, और पेस्ट और इंसेक्ट्स को मारने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स भी हमें मिलाने पड़ेंगे, जिससे कि हम ये सब चीज़ें करेंगे तब प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये थोड़े कि तुम पैडी सीड रहे और उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब ये पूरा स्ट्रेटजी के तहत तेनालीरामा ये काम कर रहा था राजा को एहसास कराने के लिए, और ये सब चीज़ें हमने चैप्टर रीडिंग में भी देखी थी। फिर तेनालीरामा ने क्या कहा। Then Tenalirama said that the real issue lies not with seeds but the person who sows them। फिर तेनालीरामा ने ये कहा था कि जो रियल इशू है ना वो इस बात में नहीं है, सीड्स में नहीं है, बल्कि वो तो बीज बोने वाले में है। ठीक है, इस बात को हमने रीडिंग करते वक्त भी समझा था। तेनालीरामा ने क्या कहा था कि महाराज के सीड की भी गलती नहीं होगी, ये तो जो सीड बो रहा होगा ना उसकी गलती होगी। इफ़ द पर्सन हैज़ अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग। अब ये तेनालीरामा ने कहा था कि अगर बीज बोने वाला अगर उबासी लेते हुए बीज बोएगा या बीज बोते हुए उबासी लेगा, द सीड्स स्कैटर अनइवनली, तो उस वजह से सीड्स जो होंगे वो मतलब सही तरीके से बोए नहीं जाएंगे, अनइवनली बोए जाएंगे, लापरवाह तरीके से। देन द किंग यॉन्ड, और फिर राजा को उबासी आ गई थी। एंड तेनालीरामा टोल्ड हिम दैट यॉर्निंग इज नेचुरल एज ब्रीथिंग, और तब राजा को उबासी आ गई थी, और तेनालीरामा ने राजा से कहा था कि महाराज ये जो उबासी होती है, ये जो यॉर्निंग होती है, ये बहुत ही नेचुरल होती है, जैसे कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है कि जो तेनालीरामा की स्ट्रेटजी थी वो यही थी जो कि हमने रीडिंग में भी समझा था कि वो सीड लेकर आया था। फिर राजा ने कहा था कि ये क्या बेकार की बात कर रहे हो, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कई अलग अलग चीज़ें यूज़ होंगी। तब तेनालीरामा ने राजा का ध्यान इस तरफ दिलाया था कि महाराज सीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीड बोने वाले की प्रॉब्लम है। अगर सीड बोने वाले को उबासी आ जाए तो वो सीड सही से नहीं बोएगा। तो यहाँ पर वो राजा का ध्यान ना यॉर्निंग की तरफ ला रहा था कि उबासी तो किसी को भी आ सकती है, और महारानी को भी तो उबासी आई थी और वो भी नेचुरली आई थी। तो तभी अचानक फिर राजा को उबासी आ गई, और फिर तेनालीरामा ने क्या किया, बताया कि महाराज यॉर्निंग तो बहुत ही नेचुरल है। तो तेनालीरामा का मेन मोटिव था कि राजा का ध्यान यॉर्निंग यानी उबासी की तरफ लाए। दिस मेड द किंग रियलाइज दैट द क्वीन यॉर्न नेचुरली एंड नॉट टू इंसल्ट हिम। तब राजा का ध्यान उस घटना पर गया कि रानी ने जब उबासी ली थी वो इसलिए नहीं ली थी कि वो मेरी पोएम की या मेरी इंसल्ट करना चाहती थी, बल्कि वो तो थकी हुई थी और उसको नेचुरली उबासी आ गई थी। तब उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What was the reaction of the courtiers when तेनालीरामा introduced his special paddy seeds? यानी कि जब तेनालीरामा अपने स्पेशल पैडी सीड्स, स्पेशल धान के बीज लेकर आया था, तो वो जो कोर्टियर्स थे, जो दूसरे दरबारी या दूसरे मंत्री थे, उनका क्या रिएक्शन था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे when तेनालीरामा introduced his special paddy seeds, the courtiers made fun of him। सभी कोर्टियर्स ने, दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया था। एंड सेड, और उन्होंने कहा था दैट ही हैज़ ब्रॉट मैजिक सीड, के ये कोई मैजिक सीड जादुई बीज ले आया है। नेक्स्ट ही वुड क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर, और फिर वो मजाक कर उड़ाते हुए बोले थे कि अब ये अगली बात ये कहेगा कि ये जो मैजिक सीड ये लेकर आया ये बिना वाटर के ही बोए जाते हैं। ये मजाक उड़ा रहे थे उसका। एंड परहैप्स ही फाउंड दैम ऑन द मून, और उन्होंने ये भी मजाक बनाया कि इसको शायद ये बीज चांद से मिले हैं। तो ये सब तरीके से वो मजाक उड़ा रहे थे तेनालीरामा का जब वो स्पेशल पैडी सीड लेकर आया था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड्स, यानी कि स्टोरी का एंड कैसे हुआ, रिजल्ट क्या आया। एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट, और इस कहानी से क्या क्या लेसन सीखा जा सकता है, क्या हम सीख सकते हैं, क्या शिक्षा हमें मिलेगी।
तो इसके आंसर में हमने लिखा व्हेन द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, ही वेंट टू द क्वीन, वो रानी के पास गया, एंड एक्सेप्ट हिज एंड अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, तब उसने अपनी गलती को माना, जैसे कि लिखा है ना, ही, एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, ही वेंट टू द क्वीन, वो रानी के पास गया, एंड एक्सेप्ट्स, उसने स्वीकार किया, एंड अपोलोजाइज, और माफ़ी मांगी, फॉर हिज मिस्टेक, यानी उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट वी शुड नॉट ओवर रिएक्ट इन एनी सिचुएशन, हमें किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ वी फाइंड अवर मिस्टेक, और अगर हमें हमारी गलती का एहसास हो, अगर हमें पता चल जाए कि हमने गलती की है, देन वी शुड अपोलोजाइज फॉर दैट, तो हमें अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हम आते हैं ग्रामर वाले पार्ट पे, लेट अस लर्न, जो कि पेज नंबर 9, 10, 11 और 12 पर है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग सुटेबल एक्सप्रेशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, उनको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक स्पेस दिया गया है, इस तरीके से हमें ये ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है, और जो वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं वो यहाँ दिए गए हैं। ये कुछ एक्सप्रेशन वाले वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि कास्ट अ शेडो, मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, इनके मतलब भी देखते चलते हैं। कास्ट अ शेडो मतलब का मतलब छाया डालना, जैसे कि इसको अलग अलग तरीक़ों से हम बोल सकते हैं, छाया डालना, या कभी दुख के बादल छा जाते हैं तो ये सब भी कास्ट अ शेडो ही कहलाता है। मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, यानी कि कमरे में बड़बड़ाहट फैल गई, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। हश फेल ओवर, यानी कि एकदम से सन्नाटा छा गया, सब शांत हो गए। माइंड रेस्ट बैक, यानी कि किसी पुरानी बात को याद करना। स्टॉर्म्ड ऑफ का मतलब होता है कि चले जाना या गुस्से में निकल जाना, कुछ इस तरीके से। रिपल्ड थ्रू का मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब ये फैलना ही होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब पानी में कोई कंकड़ पत्थर फेंकते हैं तो उसमें वो रिपल बनते हैं, इसी तरीके से रिपल्ड थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ का फैल जाना। अब ज़रा यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक पैराग्राफ सा दिया हुआ है, या एक इंसिडेंस हम कह सकते हैं, घटना के बारे में बताया गया है। माई मदर इज़ क्वाइट विटी, मेरी माँ काफ़ी बुद्धिमान है। एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइटन्स स्ट्रेसफुल मोमेंट्स, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, यानी कि उनमें हास्य का बोध भी अच्छा है, जिसकी वजह से कई बार स्ट्रेसफुल मोमेंट्स, यानी कि तनाव भरे जो क्षण होते हैं उनको भी वो हल्का फुल्का बना देती है, सब रिलैक्स हो जाते हैं उसमें। वंस एट अ फैमिली डिनर, एक बार हम फैमिली डिनर कर रहे थे, यानी कि फैमिली बैठी हुई थी और डिनर चल रहा था। एन आर्ग्यूमेंट बिगेन ओवर अ माइनर इशू, तब एक छोटी सी बात पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। एंड अब यहाँ पर पहला फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फर्स्ट, एंड डैश मेकिंग एवरीवन फील अनकंफर्टेबल। अब यहाँ डैश में आप क्या लिखेंगे जिससे कि इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके, तो यहाँ हमने क्या लिखा देखिए फर्स्ट पार्ट में, मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम। अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या बनता है, यहाँ क्या था, वंस एट अ फैमिली डिनर, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वंस एट अ फैमिली डिनर एन आर्ग्यूमेंट बिगेन ओवर अ माइनर इशू, यानी कि एक बार फैमिली डिनर कर रही थी, तभी एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हो गई। एंड डैश, और डैश की जगह हमने क्या लिखा, मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम। यहाँ पर क्या लिखा, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ देखा था ना हमने, मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, यानी कि बड़बड़ाहट सी फैल गई कमरे में, यानी कि सब एक दूसरे के साथ एक कुछ ना कुछ बोलने लग गए। मेकिंग एवरीवन फील अनकंफर्टेबल, और सब अब अनकंफर्टेबल हो गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हमने, मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, यानी कि सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलने लगे, ऐसे लग रहा था सब बड़बड़ाहट सी फैल गई थी कमरे में। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस, और जब एकदम से सब कुछ यानी माहौल सीरियस होने लगा, गंभीर होने लगा, शी मेड अ क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर डैश द गैदरिंग मेकिंग एवरीवन रिलैक्स, यानी जैसे ही माहौल काफ़ी सीरियस होने लगा, वहाँ पर सब गंभीर बातों के मूड में आ गए। शी मेड अ क्लेवर रिमार्क, तब माँ ने क्या किया, उन्होंने कुछ समझदारी सी भरी बात कही। एंड लाफ्टर डैश द गैदरिंग, इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है रिपल्ड थ्रू, यानी कि हंसी फैल गई। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे कि लाफ्टर मतलब हंसी फैल गई गैदरिंग में, यानी जितने भी लोग डिनर के लिए बैठे थे सब हंसने लग गए। मेकिंग एवरीवन रिलैक्स, और सब रिलैक्स हो गए। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, जिस व्यक्ति ने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था, डैश, वो वहाँ से, अब इसी में हमने क्या लिखा है, स्टॉर्म्ड ऑफ, यानी चला गया। वैसे तो स्टॉर्म्ड ऑफ को कह सकते हैं चले जाना या गुस्से में चले जाना, जिसने ये बहस शुरू की थी, जिसने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट की थी, वो चला गया। एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन
एंड अ डैश, यानी कि हर कोई इस एक्शन से डिसअप्रूव कर रहा था कि यानी ये सही नहीं हुआ, एंड अ डैश। अब ये फोर्थ पार्ट में हमने क्या लिखा है, हश फेल ओवर, यानी कि वहाँ पर एक सन्नाटा सा छा गया और सब चुप हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे हश फेल ओवर। उसके बाद 5वें नंबर के लिए माई डैश। अब यहाँ डैश में हमने क्या लिखा है देखते हैं, माइंड रेस्ट बैक, यानी कि मैंने किसी पुरानी बात को याद किया। तो यहाँ 5वें पार्ट में आप क्या लिखेंगे, माई माइंड रेस्ट बैक टू हाउ मैनी, टू हाउ माई मदर हैज़ सेव्ड अदर सिचुएशंस लाइक दिस, कि कितनी बार ऐसी सिचुएशन आई है जब मेरी माँ ने इस तरीके से सिचुएशन में हमें बचाया, यानी कि गंभीर सिचुएशन को भी रिलैक्स कर दिया है। ठीक है, विदाउट हर सच मूवमेंट्स वुड हैव डैश ओवर द गैदरिंग्स। अब यहाँ पर देखिए 6th पार्ट के लिए हमने क्या लिखा है, कास्ट अ शेडो, यानी कि अगर माँ नहीं होती तो ऐसे जो गैदरिंग वाली ऐसे कई मूवमेंट्स थी उसमें क्या होता, कास्ट अ शेडो मतलब एकदम निराशा के बादल छा जाते, सब कुछ एकदम निराशा वाला या गुस्से वाला हो जाता अगर माँ नहीं होती। आई होप दैट आई ग्रो अप टू बी एज विटी एज माई मदर, और मैं ये आशा करता हूँ कि मैं अपनी माँ की तरह ही समझदार बनूंगा। तो यहाँ पर टोटल 6 ब्लैंक स्पेसेस थे जिनको फिल करना था। तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, सेकंड में रिपेड थ्रू, थर्ड में स्टॉर्म्ड ऑफ, फोर्थ में हश फेल ओवर, फिफ्थ में माइंड रेस्ट बैक और सिक्स्थ में कास्ट अ शैडो। और इनके मतलब क्या है वो भी हमने बता दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कहा गया है, द राइटर यूजेज वर्ड्स लाइक रोल्ड, मर्मर इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, जो चैप्टर हमने पढ़ा था, इसमें राइटर ने ये वर्ड्स यूज़ किए जैसे कि रोल्ड गरजना, जोर से बोलना, या मर्मर्ड यानी कि बड़बड़ाना, बड़बड़ाहट, इस तरह के शब्द इस चैप्टर में राइटर के द्वारा यूज़ किए गए हैं जो कि साउंड किस तरीके का प्रोड्यूस हुआ है ये बताता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें इस बॉक्स में कुछ साउंड वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ आगे एक आप कह लीजिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है या एक इंसिडेंस बताया गया, उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस है, जैसे कि यहाँ पर हमें ये ब्लैंक स्पेसेस फिल करने हैं और यहाँ पर सही साउंड वर्ड यूज़ करना है। यू में रेफ़र टू अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे जिनके मतलब बहुत ही क्लोज हैं, जैसे कि मरमर, मम्बल और विस्पर्ड। देखिए मरमर को हम कहते हैं बड़बड़ाना या बड़बड़ाहट, मम्बल यानी कि बुदबुदाना, बुदबुदाहट, और विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लोज शब्द होते हैं। तो इसमें जजमेंट कॉल होती है, किसी को हो सकता है एक जगह पे लगे कि मरमर आ रहा है तो वो मरमर भी लिख सकते हैं या मम्बल भी लिख सकते हैं, विस्पर्ड भी लिख सकते हैं। काफ़ी क्लोज शब्द है तो इनका ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर आंसर हल्के फुल्के चेंज हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ये शब्द आया है साइड, साइड ये होता है जैसे कोई चैन के सांस रहता है, साई विद रिलीफ या साई इन रिलीफ। उसके अलावा ये गेस्प, गेस्प का वैसे तो मतलब होता है हाफने लगना, ठीक है, या कोई मुश्किल सिचुएशन में जो आप रिएक्शन देते हैं ना, लंबी सांस लेते हैं। इसके अलावा ये स्नीकर है, स्नीकर का मतलब होता है मजाक में कुछ कहना। थर्ड मतलब जब आप जैसे बुक जैसी कोई चीज़ टेबल पे धप करके रखते हैं, वो धप जैसी जो साउंड आती है उसको थर्ड कहते हैं। ग्रोन मतलब जैसे आप कराहते हैं। रैटल जैसे कि खड़खड़ाना, भी जैसे कि खिड़कियाँ खड़खड़ाती है। रोड मतलब ज़ोर से बोलना, गरजना। और यहाँ पर देखते हैं कि चल क्या रहा है, मतलब क्या इंसिडेंस हमें बताया गया है। एज द टीचर बिगेन द रीडर चैलेंज अ डैश ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। जैसे ही टीचर ने रीडर चैलेंज, पहेलियों का चैलेंज स्टार्ट किया, अ डैश ऑफ एक्साइटमेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं मम्बल, ठीक है, MUMBLD, मम्बल। ठीक है, तो मम्बल का मतलब जैसा हमने आपको बताया था बुदबुदाना, यानी जैसे टीचर ने कहा कि अब रीडर चैलेंज शुरू हो रहा है, एक बुदबुदाने, एक एक्साइटमेंट में एक बुदबुदाने जैसी आवाज़ पूरे क्लासरूम में फैल गई। और मम्बल में याद रखिएगा ये लो साउंड होता है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्लियर नहीं सुनाई देती, लेकिन कौन क्या बोल रहा है हमें पूरा कई बार समझ नहीं आ पाता। लो साउंड में सब एक दूसरे से अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम मम्बल वर्ड यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनाया डैश इन रिलीफ, देखिए इन रिलीफ आ गया ना, जैसे मैंने आपको बताया था साइड, मतलब चैन की सांस लेना कहते हैं इसको। जैसे कई बार आपको कोई ऐसा चीज़ पता चलता है, अरे आप कहते हैं एक लंबी सांस लेके, अरे शुक्र है कि वैसे हो रहा है। अनाया साइड इन रिलीफ, क्यों उसने ये चैन की सांस क्यों ली? शी लव्ड रीडर्स मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, क्योंकि उसको मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा रीडर्स सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे उसे पता चला कि टीचर अब रीडर चैलेंज शुरू करने जा रही है, शी साइड इन रिलीफ, उसने चैन की सांस ली। आगे बढ़ते हैं। अब टीचर ने क्या कहा देखिए, थिंक केयरफुली, टीचर ने कहा थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचो। द टीचर बिगेन टू डैश, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मर्मर। मर्मर भी एक लो साउंड वॉइस होती है, ठीक है, तो ये मम्बल से थोड़ी ज़्यादा क्लियर होती है। ये होता है कि थोड़ा हल्की आवाज़ में टीचर ने बोल दिया कि ध्यान से सोचो। एज शी रोट अ रीडर ऑन द बोर्ड,
और जब ये कब बोला टीचर ने, ध्यान से सोचो, जब उन्होंने लिखना शुरू किया रीडर को बोर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, व्हेन द क्वेश्चन वॉज रिवील्ड, जब बच्चों ने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन क्या है या रीडर क्या है, अ फ्यू स्टूडेंट डैश, तो यहाँ हमने लिखा है गेस्प्ड। वैसे तो गेस्प्ड का मतलब होता है हाफ एन आवर, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कुछ ये होगा कि देखते उनका एक्सप्रेशन ये था, एक सांस लेते हुए, कि ये उतना इजी नहीं है जितना हमने सोचा था। रियलाइजिंग इट वॉजंट एज इजी एज दे हैव एक्सपेक्टेड, यानी जब उन्होंने देखा टीचर ने जो रीडर लिखी बोर्ड पे, तो उन्होंने जब पढ़ा तो उसके लिए हमने क्या लिखा, फ्यू स्टूडेंट गेस्प्ड, कुछ स्टूडेंट्स ने एक लंबे से सांस ली और ये कहा कि ये उतना ईजी नहीं लग रहा जितना हमने सोचा था। ठीक है। नेक्स्ट, सम एक्सचेंज डैश, तो यहाँ हमने लिखा है स्नीकर्स। स्नीकर्स का मतलब कुछ स्टूडेंट्स एक तरह से मजाक करने लग गए। ठीक है। वंडरिंग इफ एनी वन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट, यानी कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे से मजाक करने लगे, कुछ इस सेंस में कह रहे कोई इस रीडर को सॉल्व भी कर पाएगा, मजाक में कहने लग गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ सिक्स्थ में, जस्ट देन अनाया टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क, यानी कि तभी अनाया ने अपनी बुक को टैप मतलब एकदम जैसे हल्का सा पटक के कह सकते हैं रख दिया, विद अ स्मॉल थड। थड मतलब जो धप की आवाज़ आती है ना, जब आप बुक या कोई कॉपी वगैरह अपनी टेबल पे पटकते हैं रखते हैं तो एक थप की आवाज़ आती है। विद अ स्मॉल थड डीप इन थॉट, यानी वो कुछ सोच रही थी और उसने अपनी बुक को टेबल पे पटका और एक थड की आवाज़ आई। ठीक है, एक धप की आवाज़ आई। तो ये भी हो गया। 7 देखते हैं। आई सी इट नाउ, अब ये जो अनाया है ये क्या कह रही है, अच्छा तो ये बात है। शी सेड स्ट्रेचिंग विद अ डैश, यहाँ पर हमने लिखा है ग्रोन। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। एज इफ इट हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट, यानी कि उसने कुछ ऐसे सेंस दी और कहा आई से इट नाउ, अच्छा तो ये इसका ये मतलब है, कुछ ऐसी सेंस में उसने बोला। और उसने खुद को थोड़ा जैसे कहते हैं ना स्ट्रेचिंग करना, थोड़ा हाथ फैलाकर स्ट्रेचिंग करते हैं। विद अ ग्रोन, ग्रोन का मतलब वैसे क्या होता है, कराहना। तो उसने इस तरीके की जैसे एक आवाज़ निकाली ग्रोन जैसी, एज इफ इट हैड टेकन हर अ ग्रेट एफर्ट, जैसे उसने बहुत बड़ी कोई कोशिश की थी जिसकी वजह से उसको ये आंसर मिल गया और अब वो थोड़ा कराह रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ स्मॉल ब्रीज मेड द विंडोज़, यहाँ हम लिखेंगे रैटल, यानी कि एक हल्की सी हवा चली जिससे कि जो विंडोज़ थी उनमें खड़खड़ाहट हुई। हवा चलती है तो विंडो खड़खड़ाती है ना। एडिंग टू द सस्पेंस ऑफ द मूवमेंट, और ऐसे लगा जैसे कि विंडो की खड़खड़ाहट ने वो जो सस्पेंस की मूवमेंट थी उसमें कुछ ऐड कर दिया हो। इसको थोड़ा स्पेलिंग को यहाँ ठीक कर लेते हैं, RATTLE। तो ये रैटल हमने यहाँ पर लिखा है जिसका मतलब होता है खड़खड़ाना। अब आगे बढ़ते हैं। 9th, सो व्हाट्स द आंसर, द स्टूडेंट्स रोड, यानी कि अब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोला कि आंसर क्या है। देयर वॉइसेस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुजियाज्म, जब ये ऊंची आवाज़ में बच्चे बोले, स्टूडेंट्स बोले कि आंसर क्या है, तो ऐसे लगा जैसे कि बहुत ही उत्साहित है। प्लेफुल एंथुजियाज्म था उनकी आवाज़ में। पूरे क्लास में एक प्लेफुल एंथुजियाज्म, एक उत्साह से वो भर गए जैसे वो गेम से खेल रहे हो कि बताओ इसका आंसर क्या है। ऊंची आवाज़ में बोला रोड। नेक्स्ट, लीनिंग फॉरवर्ड, थोड़ा आगे झुकते हुए, विद अ स्माइल, हंसते हुए, अनाया। अब अनाया ने क्या कहा, पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे विस्पर्ड, ये इसका मतलब होता है फुसफुसाना, यानी कि धीमी आवाज़ में उसने कहा समटाइम्स द ट्रिकिएस्ट क्वेश्चंस हैव द सिंपलेस्ट आंसर, यानी उसने आगे झुक के थोड़ा मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, अनाया ने फुसफुसाते हुए कहा है, विस्पर्ड इसलिए लिखा है फुसफुसाते हुए। कई बार जो ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर बड़े सिंपल होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन में जो टोटल 10 पार्ट्स थे, हमने इनके आंसर आपको ये साउंड वर्ड्स बताए हैं, क्योंकि इन साउंड वर्ड्स में कुछ वर्ड्स काफ़ी क्लोज हैं तो कुछ एक आंसर एक्सचेंज हो सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम आपके ये आंसर यही रहेंगे। तो जब आपके क्लास में टीचर आपको ये सॉल्व करवाते हैं तो इन चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। इससे अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एज यू हैव लर्नड अ कंपाउंड वर्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 or more वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड विद अ डिस्टिंक्ट मीनिंग, यानी कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जब आप 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, जिससे एक नया वर्ड बनता है जिसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं, जिसका एक नया ही, एक डिफरेंट ही मीनिंग होता है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये कंपाउंड वर्ड्स 3 तरीके के, 3 टाइप्स के होते हैं। और कंपाउंड वर्ड के 3 टाइप्स कौन से हैं? पहला है क्लोज्ड कंपाउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं सनलाइट, सन और लाइट को मिलाकर एक वर्ड बना दिया गया, ये क्लोज्ड कंपाउंड है। यानी कंपाउंड वर्ड का ही कौन सा टाइप है? क्लोज्ड कंपाउंड। फिर अगला एग्जांपल इसका कोर्ट रूम। तो जब हम क्लोज्ड कंपाउंड कहते हैं तो इसमें कोई हाइफन नहीं है, कोई स्पेस नहीं है।
अब एक और टाइप देखते हैं कंपाउंड वर्ड का, जो होता है हाइफनेटेड कंपाउंड, जैसे कि वेल प्लान्ड, बीच में देख रहे हैं ये हाइफन दिया गया है। इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइफनेटेड कंपाउंड। ये भी क्लोज्ड कंपाउंड का ही एक टाइप है। फिर है ओपन कंपाउंड्स, जिसमें दो अलग अलग वर्ड्स को मिला तो दिया जाता है लेकिन बीच में स्पेस होता है। पैडी सीड्स, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, लेकिन ये कैसा कंपाउंड वर्ड है? ओपन कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमने देखी, क्लोज्ड कंपाउंड, हाइफनेटेड कंपाउंड और ओपन कंपाउंड। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया है, क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड्स बाय मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें वर्ड्स दिए गए, इनको मिलाकर हमें क्या बनाना है? कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ कॉलम 1 में देखिए क्या दिया गया, क्विक, सॉफ्ट, कॉमन, हाउस, बुक, इल, स्काई और डांस। कॉलम 2 में क्या क्या दिया गया? हॉल, टेम्पर्ड, स्पोकन, ब्लू, स्टोर, सेंस, विटेड, होल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्विक के सामने आप क्या लिखेंगे? विटेड, यानी कि क्विक विटेड, तेज़ दिमाग वाला। ठीक है, और विटेड के आगे ये जी पार्ट था ना, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि विटेड के आगे जी था तो हमने ये जी भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके से लिखना है। सॉफ्ट के आगे आप क्या लिखेंगे? स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन, यानी आराम से बात करने वाला और सॉफ्टली बात करने वाला। फिर कॉमन के आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेंस, कॉमन सेंस। हाउस के आगे यहाँ क्या लिखेंगे? होल्ड, हाउस होल्ड। बुक के आगे लिखेंगे स्टोर, जैसे बुक स्टोर। इल के आगे आप क्या लिखेंगे? टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, जो कि जल्दी गुस्सा आ जाता है जिनको। स्काई के आगे ब्लू, जैसे कहते हैं ना स्काई ब्लू। फिर है डांस के आगे हॉल, डांस हॉल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमने जो ये वर्ड्स बनाए थे, जैसे कि क्विक विटेड, सॉफ्ट स्पोकन, कॉमन सेंस, हाउस होल्ड, बुक स्टोर, इल टेम्पर्ड, स्काई ब्लू, डांस हॉल, इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पर ब्लैंक स्पेसिस को फिल करना है। देखिए इसमें क्या लिखा गया, रवि वॉज डैश ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन दी आर्ग्यूमेंट्स। रवि वॉज डैश, तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे सॉफ्ट स्पोकन, और सॉफ्ट स्पोकन के बीच में हाइफन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ रवि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था और आर्ग्यूमेंट्स के समय भी बड़े आराम से बात करता था। ही ग्रू अप इन अ लाइवली डैश वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। तो यहाँ सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार, यानी कि जो रवि था वो एक बहुत ही लाइवली परिवार में पला बड़ा था, यानी कि एक बहुत ही एक्टिव परिवार था, सब में हास्य बोध भी था, सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, एक ऐसे परिवार में वो पला बड़ा था और उसने वहाँ पर यह सीखा कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। हिज फ्रेंड अरुण हाउएवर वॉज डैश एंड ऑफन लॉस्ट हिज पेशेंस। अब यहाँ थर्ड पार्ट में आप क्या लिखेंगे? इल टेम्पर्ड, यानी कि जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उसका जो दोस्त था अरुण, वो इल टेम्पर्ड था, जल्दी गुस्सा हो जाता था और वो जल्दी ही अपनी पेशेंस को लॉस्ट कर देता था, अपना धैर्य जल्दी खो देता था। डिस्पाइट दिस अरुण एडमायर्ड रविस डैश थिंकिंग। इसके बावजूद जो अरुण था, अरुण जो कि जल्दी गुस्सा कर लेता था, वो रवि को एडमायर करता था। किस चीज़ के लिए? यहाँ पर देखिए क्विक वेटेड थिंकिंग। क्विक वेटेड में हाइफन, देखिए सॉफ्ट स्पोकन में हाइफन आता है, हाउस होल्ड में कोई हाइफन नहीं, कोई स्पेस नहीं, इल टेम्पर्ड आपने ऐसे लिखना है हाइफन के साथ, और यहाँ क्विक वेटेड इसमें भी हाइफन आता है। तो फोर्थ पार्ट में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्विक वेटेड हाइफन के साथ, क्विक हाइफन वेटेड, यानी कि जो अरुण था वो रवि के प्रशंसा करता था किस चीज़ के लिए? उसके क्विक वेटेड थिंकिंग के लिए, तेज बुद्धि वाली उसकी थिंकिंग के लिए। वन इवनिंग एज दे पास्ट अ डैश दे सो सम परफॉर्मर्स रशिंग आउट। अब यहाँ फिफ्थ पार्ट में आप क्या लिखेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं, डांस हॉल या डांस हॉल। इसमें आप देख सकते हैं स्पेस आया हुआ है, डांस हॉल, तो यहाँ पर आप फिफ्थ पार्ट में लिखेंगे डांस हॉल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक शाम वो एक डांस हॉल के सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ परफॉर्मर्स तेज़ी से बाहर की तरफ आए। रवि नोटिस्ड दैट वन ऑफ देम ड्रॉप्ड अ डैश बुक ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर ये सिक्स्थ पार्ट में हम क्या लिखेंगे? स्काई ब्लू, स्काई और ब्लू के बीच में ये हाइफन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि रवि ने नोटिस किया कि जो परफॉर्मर बाहर आए थे उनमें से एक का जो स्काई ब्लू कलर वाली जो बुक थी वो गिर गई थी ज़मीन पे। फिर उसने पूछा, रवि ने उस व्यक्ति से पूछा, इज़ दिस योर्स, क्या ये तुम्हारी है? ही आस्क्ड, ओ थैंक यू यंग मैन। द परफॉर्मर स्माइल्ड, वो परफॉर्मर मुस्कुराया, उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स रिसेंट परचेज फ्रॉम द डैश
राउंड द कॉर्नर, यानी कि इसे मैंने हाल ही में ख़रीदा है। कहाँ से? ये 7th पार्ट में देखिए क्या लिखेंगे, बुक स्टोर। बुक स्टोर सिंगल वर्ड आएगा, कोई स्पेस नहीं, कोई हाइफन नहीं, ये आपने ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ हाइफन लगे वहाँ हाइफन लगाएंगे, जहाँ हाइफन नहीं है वहाँ हाइफन नहीं आएगा, जहाँ स्पेस देना वहाँ स्पेस देंगे। तो बुक स्टोर में कोई हाइफन नहीं, कोई स्पेस नहीं, बुक स्टोर। यानी कि उसने क्या कहा, इट्स अ रीसेंट परचेज फ्रॉम द बुक स्टोर राउंड द कॉर्नर, की जो कोने पे जो बुक स्टोर है वहीं से मैंने ख़रीदा है। ठीक है। ट्रू टू हिज नेचर अरुण प्रॉम्प्टली सेड टू रवि। अब जैसा अरुण का नेचर था उसने रवि से कहा इट्स डैश। 8th पार्ट में क्या आएगा देखिए, कॉमन सेंस। कॉमन और सेंस के बीच में स्पेस होता है, याद रखिएगा। यानी कि अरुण ने रवि से कहा इट्स अ कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस की बात है, दैट इट्स नॉट फ्रॉम बेकरी बट बुक शॉप। के बेकरी से तो ख़रीदा नहीं होगा, बुक शॉप से ही ख़रीदा होगा। रवि स्माइल्ड एंड दे वॉकड ऑन। रवि मुस्कुराया और वो आगे बढ़ गए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशन गिवन इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इसी स्टोरी से, इसी टेक्स्ट से लेके, फिर उन सेंटेंसेस में क्या टेंसेस यूज हुए और इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो दी गई है। पहला सेंटेंस देखिए जो कि इस स्टोरी से ही लिया गया है, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहती हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस मामले को सुलझाने के लिए। इसमें एक तो सिंपल प्रेजेंट यूज़ हुआ है, ये जो है ना इफ़ यू लाइक, ये सिंपल प्रेजेंट को दिखा रहा है, प्लस प्रेजेंट मॉडल, ये जो है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, ये प्रेजेंट मॉडल को दिखा रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द कंडीशन इन द इफ़ क्लोज। इफ़ यू लाइक, देखिए इफ़ क्लोज है यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये सबॉर्डिनेट क्लोज होते हैं, जैसे कि इफ़ क्लोज, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस नहीं होता, ये किसी मेन क्लोज पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं कहूँ इफ़ यू लाइक, तो ये पूरी सेंस नहीं दे रहा, पूरा सेंटेंस नहीं बना रहा। अगर आगे वाला मेन क्लोज नहीं आएगा तो इफ़ यू लाइक का मतलब ही नहीं बनेगा। तो यही लिखा हुआ है, द कंडीशन इन द इफ़ क्लोज मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। जो ये इफ़ कहकर कहा गया है, हो सकता है ये बात पूरी हो जाए, हो सकता है बात पूरी ना हो। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स ओनली टू पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है इफ़ यू लाइक, ये डिपेंड करता है फ्यूचर के एक्शन पे। अगर आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से बनेगी। अब एक और सेंटेंस लिया गया है, इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफ़र। तो पहले है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, ये है सिंपल पास्ट। फिर प्लस पास्ट मॉडल, ये क्या है, आवर फार्मर्स वुड सफ़र। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, द कंडीशन इन द इफ़ क्लॉज एक्सप्रेसेस अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन। यहाँ पर ये इफ़ क्लॉज आया और ये एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे जो फार्मर्स हैं उन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि काल्पनिक सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो मैं ऐसा नहीं करती, ये रानी ने कहा था ना। तो इसमें एक तो पास्ट परफेक्ट है, देखिए ये पास्ट परफेक्ट नज़र आएगा, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, पास्ट परफेक्ट। वुड हैव, यहाँ पर ये वुड हैव यूज़ हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। इस तरीके से ये दिया गया हमें। अब एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, द कंडीशन इन द इफ़ क्लॉज डिस्क्राइब्स वट द स्पीकर वुड हैव डन डिफरेंटली इफ़ द पास्ट सिचुएशन हैड बिन डिफरेंट एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई इट इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बताई गई है जो कि इस एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ सकते हैं कि जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो ये कह रहा है कि अगर वो कुछ बदल सकता तो पास्ट सिचुएशन को वो थोड़ा बदल देता, काश उसे पता होता तो वो ऐसा कुछ अलग कर देता, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, वो प्रेजेंट में उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये काम हो चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हमें बताई गई है। अब देखिए क्या कहा गया, जो मेन क्वेश्चन है हमारा, इन सेंटेंस 1 इफ़ यू लाइक, जैसा कि सेंटेंस 1 में यहाँ लिखा हुआ था इफ़ यू लाइक, ठीक है, इज़ द सबॉर्डिनेट क्लोज, ये इफ़ क्लोज है, इसको हम सबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये मेन क्लोज पे डिपेंड करता है। मेन क्लोज क्या था, इसी में आगे जो लिखा था आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर इज़ द मेन क्लोज। तो ये जो है ना इफ़ यू लाइक, ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है इस मेन क्लोज पे जो यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ तक, यानी कि ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लोज है इफ़ क्लोज, और ये आपकी मेन क्लोज है। तो जो सबॉर्डिनेट क्लोज होती है ये मेन क्लोज पे निर्भर करती है अपने मतलब के लिए, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है। अब हमें क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द सबॉर्डिनेट एंड मेन क्लोज इन सेंटेंस 2 एंड 3। तो सेंटेंस 2 और 3 में जो सबॉर्डिनेट क्लोज है और जो मेन क्लोज है वो हमें बतानी है। बड़ा ही सिंपल सा है,
जरा सेकंड सेंटेंस को हम देख लेते हैं एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को देख लेते हैं। फर्स्ट में देखिए, इफ़ यू लाइक, ये सबॉर्डिनेट क्लोज है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, ये मेन क्लोज है। सेकंड में देखते हैं, इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, यहाँ तक तो ये सबॉर्डिनेट क्लोज है। तो हमने देखिए क्या लिखा, सेंटेंस 2 की बात कर रहे हैं। सबॉर्डिनेट क्लोज क्या है? इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, ये तो हुआ सबॉर्डिनेट क्लोज। और मेन क्लोज कहाँ से कहाँ तक हुआ? आवर फार्मर्स वुड सफ़र, ठीक है, तभी सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना। तो ये आपका मेन क्लोज है, आवर फार्मर्स वुड सफ़र, ये हो गया। अब थर्ड सेंटेंस में आते हैं, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, ये है आपका सबॉर्डिनेट क्लोज। तो सेंटेंस 3 में सबॉर्डिनेट क्लोज क्या है? इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन। उसके बाद आते हैं मेन क्लोज पे, वुड हैव चूजन अनदर डे, इसी से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है ना, तो ये मेन क्लोज है। तो मेन क्लोज क्या है? आई वुड हैव चूजन अनदर डे। अब इसके बाद देखिए हमसे क्या कहा गया है, नाउ मैच द सबॉर्डिनेट क्लोज इफ क्लोज इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट मेन क्लोज इन कॉलम 2 टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेज। अब यहाँ कॉलम 1 में हमें इफ़ क्लोज दिए गए हैं, कॉलम 2 में हमें मेन क्लोज दिए गए हैं, और इनको हमें मिलाना है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आप याद रखिएगा कि जो इफ़ क्लोज होते हैं स्टूडेंट, जो कि कॉलम 1 में दिए गए हैं, ये डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, ये डिपेंड करते हैं मेन क्लोज पे जो कि कॉलम 2 में दिए गए हैं। जब कॉलम 2 इनके साथ जब ये मेन क्लोज इफ़ क्लोज के साथ जुड़ जाता है तब एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो पहला देखिए, जैसे कि कॉलम 1 में हमें जो इफ़ क्लोज दिए गए उनको देख लेते हैं। इफ़ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड, इफ़ इट रेन्स टुमारो, इफ़ यू हैड लिसन्ड केयरफुली, if you finish your homework, if I were invisible, if the alarm had rung। कॉलम 2 में मेन क्लोजेस दिए गए हैं, we will go to the theater, I would sneak into the secret room, I would give myself wings, the boys would have woken up on time, we will stay indoors and play board games। ये सब मेन क्लोजेज हैं। you would have solved the puzzle। अब यहाँ पर हम इनको मैच करके देखते हैं क्या सेंटेंस बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 में जैसे ये है, इफ़ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड, यहाँ पर विंड नहीं आएगा, ये वॉन्ड होगा, जादू की छड़ी होती है ना। इफ़ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड, यानी कि अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो इसके आगे आप लिखेंगे ये सी पार्ट, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, तो मैं अपने आप को पंख दे देता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैचिंग करनी है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम्स, अगर कल बारिश होती है तो हम घर के अंदर ही रहेंगे और बोर्ड गेम्स खेलेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैड लिसन्ड केयरफुली, अगर तुमने ध्यान से सुना होता, यू वुड हैव सॉल्व्ड द पजल, तो तुम पजल को सॉल्व कर लेते। उसके बाद देखते हैं, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हो, वी विल गो टू द थिएटर, तो हम थिएटर जाएंगे। उसके बाद, इफ़ आई वर इनविजिबल, अगर मैं गायब हो जाता या अगर मैं गायब हो सकता, आई वुड स्नीक इन टू द सीक्रेट रूम, तो फिर मैं चुपके से एक सीक्रेट रूम में चला जाता। इफ़ द अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म बज जाता, द बॉय वुड हैव वोकन अप ऑन टाइम, तो जो बॉय है, जो लड़का है, वो समय पर उठ जाता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये मैचिंग कर ली है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में हमसे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एप्रोप्रिएटली विद आइदर द मेन क्लोज और द सबॉर्डिनेट क्लोज इफ क्लोज। यानी अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है या तो मेन क्लोज से या फिर सबॉर्डिनेट क्लोज यानी कि इफ क्लोज से। तो पहला देखते हैं, योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ़ यहाँ से आया ना, तो यहाँ पर हमें इसको सबॉर्डिनेट क्लोज से फिल करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इफ़ के बाद, यू डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ़ यू डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, यानी अगर तुम अपने टेस्ट के लिए स्टडी नहीं करोगे तो तुम्हारी टीचर तुमसे नाराज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़, वो ट्रेन पकड़ लेते अगर, इफ़ के बाद आप यहाँ लिखेंगे दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी निकल जाते, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी निकल जाते तो वो ट्रेन को पकड़ लेते, ठीक है। इसके बाद डैश इफ़ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, तो यहाँ पर हमने लिखा यू विल गेट सिक, तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या लिखेंगे, यू विल गेट सिक। अब गेट सिक, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, यू विल गेट सिक इफ़ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तुम हर रोज़ रात को देर तक जागे रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट,
इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर उसे आंसर पता होता तो यहाँ हम लिखेंगे शी वुड हैव टोल्ड मी, तो वो मुझे बता देती। अगर उसे आंसर पता होता तो वो मुझे बता देती। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हम यहाँ पर आंसर आपको दे रहे हैं, ये अलग अलग आंसर यहाँ पर आ सकते हैं। कोई किसी तरीके से हो सकता है, कोई किसी तरीके से। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर कोई और आंसर आपके दिमाग में आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ कोई फिक्स आंसर नहीं है, बस आपको ये याद रखना है जो भी आप लिख रहे हैं उसकी एक सेंस बननी चाहिए, ग्रामेटिकली वो सही होनी चाहिए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर उसे आंसर पता होता, शी वुड हैव टोल्ड मी, तो वो मुझे बता देती। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर, वो एग्ज़ाम में पास हो जाती अगर उसने ज़्यादा अच्छे से मेहनत की होती, ज़्यादा अच्छे से स्टडी की होती। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई हैड $1,000,000, अगर मेरे पास लाखों रुपए होते, आई वुड बाय अ न्यू कार। आप यहाँ पर आई वुड बाय अ न्यू हाउस भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर मेरे पास लाखों रुपए होते तो मैं एक नई कार खरीद लेता। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल हमारे लिए यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, ये तो हमारे लिए ऑलरेडी सोल्ड है। इफ़ आई वर अ ट्री, अगर मैं एक पेड़ होता, आई वुड प्ले विद द विंड, तो मैं हवा से खेलता, एंड टॉक टू द बर्ड्स, और पक्षियों से बातें करता। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं अपने स्कूल का हेड टीचर होता। अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, आई वुड मेक द गेम्स कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए गेम्स कंपल्सरी कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, कुछ और आपके दिमाग में आता है तो वो भी लिख सकते हैं, बट सेंस सही बननी चाहिए। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, तो आगे क्या लिख सकते हैं, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ जाता। इफ़ आई वर अ मैजिशियन, अगर मैं एक जादूगर होता, आई वुड चेंज द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस टू लिव, तो मैं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना देता जीने के लिए। ठीक है, अगर मैं एक मैजिशियन होता तो मैं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना देता जीने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर किसी और तरीके के इमेजिनेशन करके वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने और ज़्यादा मेहनत से स्टडी की होती, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।